बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेमाटोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है उसको क्विकली मैं रिवाइज़ करूँ, ठीक है, ताकि आज आप लोगों को पता चले कि हमने पढ़ना क्या है। सबसे पहले, व्हाट इज़ ल्यूकीमिया? इट इज़ अ ब्लड कैंसर, दैट इज़ अ कैंसर और मेलिग्नेंसी अराइजेज फ्राम द बोन मेरो। सो बोन मेरो से आने वाले जितने भी कैंसर्स होते हैं उनको सब ग्रुप क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है जी। आज का जो लेक्चर है इंतहाई अहम है और इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 1 आवर क्लास या 1.5 आवर क्लास एवरीबडी शुड नो कि व्हाट वी डिस्कस टुडे। तो एवरीवन शुड फोकस द पॉइंट्स विच आई गोइंग टू डिस्कस, दे आर हाई यील्ड फॉर द एग्जाम। हमने ये बताया था कि जो बोन मेरो है इसके अंदर इमेच्योर सेल्स को हम ब्लास्ट सेल कहते हैं, मैच्योर सेल को साइट्स कहते हैं, ठीक है जी। फिर इसमें दो तरह के सीरीज़ होते हैं, एक माइलॉइड सीरीज़ है और एक लिम्फाइड सीरीज़ होता है। वेरी गुड, ठीक है जी। एक माइलॉइड सीरीज़ में अगर हम इमेच्योर सेल की बात करें वो माइलोब्लास्ट है, अगर लिम्फाइड के अंदर बात करें वो लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है जी। फिर इसी तरह सेल के बारे में अगर हम मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे तो माइलॉइड के अंदर माइलोसाइट्स है और लिम्फाइड के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है जी। एनी कैंसर आर मेलिग्नेंसी अराइजिंग फ्रॉम द बोन मेरो विच इज़ फ्रॉम द ब्लास्ट सेल, ब्लास्ट से मुराद इमेच्योर है, दैट विल बी रिफर्ड एज अक्यूट ल्यूकीमिया। वो क्या है? अक्यूट ल्यूकीमिया। और जो मैच्योर सेल से आने वाला कैंसर है उसको हम क्रोनिक ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास इतना कोर नॉलेज है तो आज का टॉपिक पर आप लोग के लिए ईजी है। तो हमने थोड़ा सा ओवरऑल ट्रिक बताया था कि इसमें ALL भी है, AML भी है, CML एंड CLL भी है, ठीक है जी। एजेस के लिहाज से सबसे कॉमन कैंसर इन अर्ली एजेस, बच्चों के अंदर वो ALL है और ओल्डर एज के अंदर CLL है, ठीक है जी। द मोस्ट कॉमन अडल्ट ल्यूकीमिया, मतलब जो ओल्डर एज के अंदर है वो CLL है और बच्चों के अंदर क्या होता है? ALL होता है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट यूँ करेंगे कि जैसे NRE 1 के अंदर क्वेश्चन आता है, ताकि आप लोग इसको जाने के क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकते हैं। तो लेके क्लिनिकल केस से हम स्टार्ट करते हैं और इसी केस को बेस बना के हम इसके ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक मैंने एक दफ़ा फिर से बोला है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरी वन फोकस ऑन द टॉपिक कि एट द एंड ऑफ द टॉपिक ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ अ गुड क्लियर कंसेप्ट, ठीक है, अबाउट दिस कंसेप्ट। लिखें, अ 7 year old child brought by parents to physician with complaint of dizziness, fatigue, poor appetite, poor daily activity, and occasionally spontaneous gum bleeding. Spontaneous gum bleeding. On examination, the child looked paler and very weak. Peripheral smear shows increase number of blast cell. Which cell? Blast cells, ठीक है जी। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है जी, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखिए NRE 1 के अंदर जो क्वेश्चन है ना वो इस तरफ फिट होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पैटर्न है
वो किस तरह होना चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग देखें तो इसमें जो सिम्टम्स है या जो प्रेजेंटेशन है दे आर नॉन स्पेसिफिक। क्या है? नॉन स्पेसिफिक। जैसे कि बच्चे का ग्रो ना करना, डेली एक्टिविटी में हिस्सा ना लेना, पुअर ग्रोथ, पुअर एनर्जी, these specific symptom are not specific to disease, they are called non specific। फिर इसमें जो बच्चा है वो पेलर भी है और उसको ब्लीडिंग भी होती है, एंड इट मे बी लाइक अ पेन साइटोपिनिया पिक्चर। इसमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे का एच बी कम है तो उसका पेलरनेस भी आ रहा है, ठीक है जी। और उसको जनाब बार बार एक्टिविटी में हिस्सा ना लेना, मतलब उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है और साथ में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग भी है, तो दैट मे बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो मतलब इस पिक्चर के अंदर एग्जैक्टली what look like that all cell line is a decrease, that is a type of pancytopenia। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि पेरिफेरल स्मेयर के अंदर हमें क्या मिले हैं? ब्लास्ट सेल मिले हैं। और पैनसाइटोपिनिया अगर ए प्लास्टिक एनीमिया की वजह से हो तो उसमें ब्लास्ट सेल का जिक्र नहीं होता है, और यहाँ पे पेरिफेरल स्मेयर में हमें ब्लास्ट सेल मिले हैं। लेकिन अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे सोचेगा मे बी लिम्फोब्लास्ट और इट मे बी माइलोब्लास्ट, ठीक है जी। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द एग्जाम कि यहाँ पे एज को देखें, एज लेस देन 20 ईयर है, एज लेस देन 15 ईयर है, एज लेस देन 10 ईयर है। हमने कहा था कि अर्ली एज के अंदर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम के साथ ब्लास्ट सेल का जिक्र आना, इट विल बी AML और ALL, तो लेके एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए, दैट यू पीपल मस्ट नो कि हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है जी, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। देखिए आप लोग को मैंने लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि अगर इसको हम सिंपल करें, दैट इज ALL, सिंपल फॉर शॉर्ट इज कॉल्ड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ALL फॉर शॉर्ट, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे आप लोग लेके कंसेप्ट, अभी हम कंसेप्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे, देन इट विल बी मोर इजी टू यू गाइस, ठीक है जी। अब देखें नंबर 1 वी ऑलरेडी डिस्कस देयर द बोन मैरो, ठीक है जी, बोन मैरो। अब बोन मैरो के अंदर देयर इज अ सेल नोन एज HSC, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है जी, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। इट इज़ अ सेल विच प्रोड्यूस अदर टाइप ऑफ सेल लाइक लिम्फॉइड सेल एंड माइलॉइड सेल, ठीक है जी। एक और MCQs भी ऐड करें कि अगर बोन मैरो के अंदर हम एक सेल लेते हैं और उस सेल की सरफेस पे एक प्रोटीन हमें नज़र आता है जिसको CD34 कहते हैं। क्या कहते हैं? CD34, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 34। इट इज़ अ प्रोटीन present on the surface of cell in the bone marrow and that is the hallmark of hematopoietic stem cell। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि हम माइक्रोबियली, मिसाल के तौर पे क्लिनिकली लेबॉर्ट्री के अंदर HSC हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी सर्फेस पे क्या होता है? CD34, ठीक है जी। जिस तरह हम हेल्पर टी सेल को CD4 कहते हैं, हम साइटोटॉक्सिक टी सेल को CD8 कहते हैं, इसी तरह हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को CD34 कहते हैं, ठीक है जी। रिमेंबर, अब ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है इसने आगे डिवाइड होना है दो में, ये आप लोग को पता है। एक को हम कहते हैं माइलोब्लास्ट, ठीक है जी, माइलोब्लास्ट, और एक को हम क्या कहते हैं? लिम्फोब्लास्ट। हमने ये ऐसे भी पढ़ा था माइलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल, लेकिन इससे आगे तो ब्लास्ट बनने हैं ना, लिम्फॉइड ब्लास्ट एंड माइलॉइड ब्लास्ट, ठीक है जी। अब और से सुने, एक्चुअली अगर हम यहाँ पे फोकस करें, ये जो लिम्फोब्लास्ट है इसने फिर आगे दो में डिवाइड होना है। अगर आप लोग रिकॉल करें तो बी लिम्फोब्लास्ट, ऐसा है कि नहीं, इससे एक बी सेल बनेगा, तो एक का नाम क्या है? बी लिम्फोब्लास्ट, और एक का नाम क्या है? टी लिम्फोब्लास्ट, ठीक है जी। सो दैट इज कॉल्ड टी लिम्फोब्लास्ट। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को आना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं दे आर टू टाइप, वन इज कॉल्ड बी लिम्फोब्लास्ट एंड दैट इज कॉल्ड टी लिम्फोब्लास्ट, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर एक पेशेंट है मिसाल के तौर पे उसको ALL है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो हमें यह पता होना चाहिए कि द कैंसर अराइजेस फ्रॉम लिम्फोब्लास्ट। कहाँ से आ रहे हैं? लिम्फोब्लास्ट, न कि माइलोब्लास्ट से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो कैंसर आता है इसकी ज़्यादातर चांसेस उन बच्चों के अंदर होती है जिसकी उम्र 20 साल से कम होती है, स्पेशली 12 ईयर, 10 ईयर, 8 ईयर, ठीक है जी। और ऐसे लोग मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं जो 4 ईयर 5 ईयर के अंदर देर डायग्नोज फॉर ALL। कहाँ पे? ALL। और एक रिसर्च कहता है, न्यू डेटा कहता है, गाइडलाइन जो रिसेंट मैंने खुद पढ़ी है कि ALL जो है अगर बच्चों में डायग्नोज होता है एट द एज लेस देन 10, सो दैट विल हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस। बट अगर ALL डायग्नोज होता है आफ्टर द एज ऑफ 10, दैट विल हैज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस। क्या होता है? पुअर प्रोग्नोसिस। तो ALL के अंदर पुअर प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया में एक ये भी है कि व्हेन इट डायग्नोज आफ्टर द एज ऑफ 10 ईयर, तो मतलब 90% चांसेस ये है कि इसका जो एज है, एज ऑफ डायग्नोसिस शुड बी लेस देन
10 ईयर, इसलिए मैंने उधर जिक्र भी 7 ईयर आउट किया है। क्या क्या है? 7 ईयर आउट किया है, समझ रहे कि नहीं? तो लेस देन 20 ईयर, विच वन कैंसर इज कॉमन? एल, बट लेस देन 20 से मुराद लेस देन 10 ईयर के अंदर कितना परसेंट चांस? 90% चांस होता है। ठीक है जी, तो अब और से सुने। अब ये जो एल है लिम्फोब्लास्ट से आने वाला कैंसर है। फिर आगे हम बोन मेरो बायोप्सी में देखते हैं कि आया ये कैंसर बी सेल से आया है या टी सेल से आया है। तो एल में बी आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज BALL एंड TLL, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल द कैंसर है। इट मे बी BALL और इट मे बी TLL। अगर एक बच्चे को उस एल का कैंसर है जो कहाँ से निकला है? बी लिम्फोब्लास्ट, दैट हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस एज कम्पेयर टू दोज एल विच कम फ्राम द टी लिम्फोब्लास्ट। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप लोगों ने थोड़ा सा याद करना है, कभी कभार एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछ सकते हैं। बट NRE1 विल ऑलवेज आस्क कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम फॉलोड बाई पेरिफेरल स्मेयर शो ब्लास्ट सेल, ऑलवेज रिमेंबर लेस देन 10 ईयर ऑफ एज थिंक अबाउट ALL। ठीक है जी, अगर वो कहेंगे कि इसमें एबनॉर्मली बी सेल है तो उसका नाम BALL है, अगर उसके अंदर एबनॉर्मली टी सेल है दैट विल बी TLL है। समझ रहे कि नहीं? एक और MCQs भी आता है, ये थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग की ग्रिप अच्छी है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको भी याद करें। अगर एक बच्चा है सेम सिम्टम के साथ आता है लेकिन उसके पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि इस बच्चे के अंदर देर इज़ फॉर एग्जाम्पल रेडनेस इन द फेस एंड देर इज रेज JVP। क्या है? रेज JVP। तो आप लोगों ने याद रखना है दैट इज ऑलवेज TLL। क्या होता है? TLL। तो आप लोग नीचे नोट में लिख सकते हैं कि ALL विद रेज JVP जब भी आ जाए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखें इस तरह नोट करें, ये नोट में लिखें कि ALL पेशेंट विद दैट इज कॉल्ड प्लीथोरिक फेस, रेड फेस। ठीक है जी, प्लीथोरिक फेस, प्लीथोरिक इज द वर्ड यूज फॉर रेड, एंड रेज JVP, जुगुलर वीनस प्रेशर क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, रेज JVP, थिंक ऑफ डैश। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा स्टूडेंट को पता नहीं होता, लेकिन रिमेंबर कि जो TLL है आप लोगों को पता है दैट इज़ कॉल्ड TLL, ये कभी भी BLL के अंदर नहीं होता है। तो आप लोग कहेंगे कि यार ये रेज JVP या प्लीथोरिक फेसेस के अंदर क्यों आता है? द रीज़न इज़ कि दिस TALL हाईली associated with सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम। किसके साथ? सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम। अब लोग को पता है जो सुपीरियर वीना केवा है इससे ब्लड इंटरनल जुगुलर वेन से आता है ना। जब सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्योंकि TLL के अंदर नेक में मांस बनती है, क्या बनती है? मांस। और जब वो मांस बड़ा होगा तो वो किस वेन को कंप्रेस करेगी? सुपीरियर वीना केवा। तो सुपीरियर वीना केवा जो ब्लड लाएगी वो फिर इंटरनल जुगुलर वेन से नहीं लेगी, तो व्हाट विल हैपन टू प्रेशर इन द जुगुलर वेन? इंक्रीजेस। सो दैट इज व्हाई TLL always present with superior vena cava syndrome if the patient has plethoric face in the rays of JVP। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि which leukemia is highly associated with SVC syndrome। आंसर विल बी ALL और AML। आंसर इज ALL, बट ALL के अंदर मोस्ट कॉमन इज TLL। वो क्या होता है? TLL होता है। ठीक है जी, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप लोगों ने यहाँ से गेट करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टेबल ड्रा करते हैं। यहाँ पे लिखे इम्पोर्टेंट टेबल, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट टेबल। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट टेबल के अंदर अब हम जिक्र करेंगे दो चीज़ों की। हमारे पास जो ब्लास्ट सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक साइड पे आप लोग लिखें दैट इज़ कॉल्ड लिम्फोब्लास्ट। एक क्या होता है? लिम्फोब्लास्ट, दैट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लास्ट सेल। और इस साइड पे लिखें अनदर इज कॉल्ड very good myeloblast। So we have these two types of blast cell in the body, one is lymphoblast and that is called a myeloblast as far as bone marrow is concerned। वरना अदर तो osteoblast भी होते हैं, बहुत सारे blast होते हैं, but we are talking about exactly the bone marrow। So we have lymphoblast, we have myeloblast as far as lymphoid series concerned। ठीक है जी, अब नंबर 1 एक्चुअली जो lymphoblast होते हैं दैट हैज स्मॉल साइज, इसकी जो साइज़ होती है वो स्मॉल होती है, लेकिन माइलोब्लास्ट की जो साइज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड लार्ज साइज़। तो कभी कभार पता है एक पॉइंट आप लोग के लिए क्लू बनता है एंड दिस वन पॉइंट हेल्प यू टू डायग्नोज द केस। अगर वो आप लोग को ये बताए कि दिन द पेरिफेरल स्मेयर देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लास्ट सेल विच आर स्मॉल इन साइज, तो स्मॉल इन साइज हमेशा लिम्फोब्लास्ट होती है, लेकिन जो लार्जर साइज होती है वो हमेशा माइलोब्लास्ट होती है। ठीक है जी, इसको हमने याद कैसे करना है? इसका पहला वर्ड क्या है? एल फॉर लिटिल, छोटा साइज, समझ रहे कि नहीं? और इसका पहला वर्ड क्या है? एम फॉर मेगा साइज, मेगा का मतलब लार्जर साइज होता है। ठीक है जी, देखिए एग्जैक्टली मतलब अगर आप लोगों ने ये भी याद रखना है, तकरीबन
ये जो लिम्फोब्लास्ट होता है उसका जो साइज़ होता है वो 1.5 से लेके तकरीबन 3 टाइम्स आरबीसी के बराबर होता है। जैसे अगर आप 3 आरबीसी को इकट्ठा करें तो उससे एक लिम्फोब्लास्ट बनता है, ठीक है जी। तो मतलब आरबीसी तो खुद बहुत छोटी है, तो मतलब 1.5 आरबीसी से 3 आरबीसी के साइज़ के बराबर एक लिम्फोब्लास्ट होता है। लेकिन अगर हम माइलोब्लास्ट की बात करें तो ये 3 आरबीसी को मिला के कितने तक 5 आरबीसी जब मिले, जितना साइज़ वो बनाता है वो एक माइलोब्लास्ट का बराबर होता है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा क्लू याद रखना है। एनआरई 1 में तो ये नहीं पूछेगा कितना आरबीसी, लेकिन जस्ट आप लोग को क्लू देने के लिए कि ये साइज़ में स्मॉल होते हैं और ये साइज़ में लार्ज होते हैं, ठीक है जी। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे लिखे इट कंटेन, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, इट कंटेन दैट इज कॉल्ड TDT। इसको हम क्या कहते हैं? TDT एंजाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, TDT। अगर इस एंजाइम का नाम किसी ने लिखना है तो लिख ले, वरना नट इम्पोर्टेंट, सिर्फ TDT के बारे में पता होना चाहिए। T फॉर टर्मिनल, T का मतलब क्या है? टर्मिनल। D का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, D का मतलब क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। एंड द नेक्स्ट T फॉर ट्रांसफरेज, सो दैट इज वन ऑफ द एंजाइम। मैं फिर से बता रहा हूँ, T फॉर टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, दैट इज द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन लिम्फोब्लास्ट। ये किसके अंदर होता है? लिम्फोब्लास्ट। लेकिन ये एंजाइम अगर हम माइलोब्लास्ट के अंदर देखें तो लेके एब्सेंट, क्या होता है? एब्सेंट होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। TDT टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, इट इज वन ऑफ द एंजाइम that is present in the lymphoblast and that is hallmark of lymphoblast, but same enzyme absent in case of myeloblast, ठीक है जी। रिमेंबर। इसके बाद लेके MPO, नाम सुने कि नहीं? दैट इज कॉल्ड माइलोपेरोक्सीडेस। इसका नाम क्या है जी? माइलोपेरोक्सीडेस। सारे बोले MPO, माइलोपेरोक्सीडेस, दैट इज एब्सेंट इन लिम्फोब्लास्ट। मतलब लिम्फोब्लास्ट के अंदर MPO क्या होता है? एब्सेंट होता है। और यहाँ पे लेके MPO दैट इज प्रेजेंट इन दी माइलोब्लास्ट, ये माइलोब्लास्ट के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब NRE 1 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन टी करना है और पास होना है, तो एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि वो आप लोगों से क्या पूछेंगे। दे विल ऑलवेज आस्क MPO, किसके बारे में? MPO। तो MPO को स्टार करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू TDT, ठीक है जी। मतलब जो MPO है ये हम क्लिनिकली देखते हैं। लैब के अंदर अगर पेरिफेरल स्मेयर में आपके पास कौन से सेल आ गए हैं? ब्लास्ट सेल। लेकिन लैब वाला कहता है कि इस ब्लास्ट सेल के अंदर छोटे छोटे दाने हैं, ग्रेन्यूल्स है, और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम MPO है। क्या है? MPO। थिंक अबाउट इट इज, वी आर लुकिंग फॉर माइलोब्लास्ट, क्योंकि जो MPO है दैट इज प्रेजेंट इन माइलोब्लास्ट बट दैट इज एब्सेंट इन दी लिम्फोब्लास्ट, ठीक है जी। अब देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन तीनों में से क्या है? MPO। MPO का पहला वर्ड क्या है? M हमेशा M के अंदर होता है, माइलोब्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है जी। तो इस तरह याद रखें। सो M फॉर M फॉर माइलोब्लास्ट, M फॉर MPO, ठीक है जी। लेकिन जो MPO है दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ लिम्फोब्लास्ट, ठीक है जी। तो देखिए आप लोगों से कोई ये पूछेगा कि यार ब्लास्ट सेल का मतलब तो इमेच्योर है, लेकिन ब्लास्ट सेल तो दो तरह के हैं, एक लिम्फोब्लास्ट है और एक माइलोब्लास्ट है। कैसे पता चलेगा कि विच ब्लास्ट वी आर लुकिंग फॉर? नंबर 1 हमने MPO चेक करना है। अगर MPO मालूम हो जाए तो फिर क्या है? माइलोब्लास्ट। और अगर MPO नहीं है तो फिर लिम्फोब्लास्ट, एक पॉइंट। अगर ये भी नहीं है तो हम TDT देखते हैं, अगर TDT प्रेजेंट है तो फिर लिम्फोब्लास्ट, अगर वो एब्सेंट है तो माइलोब्लास्ट। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक पॉइंट बिटवीन टू डिफरेंशिएट माइलोब्लास्ट फ्रॉम लिम्फोब्लास्ट, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट यू पीपल मस्ट नो द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, ठीक है जी। अब जो ALL है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, लेके जनाब पुअर प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मतलब पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेशन, या इस तरह लिखें पुअर प्रोग्नोसिस ऑफ ALL। मतलब अगर एक बच्चा है उसको ALL है तो मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं अगर वो मौजूद हैं तो फिर उस बच्चे के अंदर ALL में जो प्रोग्नोसिस है वो क्या हो सकती है? पुअर हो सकती है, उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो सकती है। नंबर 1, इफ़ ALL डायग्नोज एट द एज लेस देन 1 ईयर, मतलब अगर एक बच्चा है अभी साल का भी नहीं है और उसको कैंसर डायग्नोज हो जाए, सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। तो मतलब लेस देन 1 ईयर में ALL शुड हो पुअर प्रोग्नोस्टिक, ठीक है जी। एंड लेके मोर देन हाउ मेनी ईयर? 10 ईयर। मैंने अभी आप लोग बताया था कि नहीं, मोर देन 10 ईयर। नॉर्मली इस कैंसर के आने के चांसेस कितने ईयर से पहले हैं? 20 ईयर से। लेकिन लेस देन 1 ईयर और मोर देन 10 ईयर इसमें डायग्नोस्टिक अगर हो जाए तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द चाइल्ड।
मतलब अगर 1 से लेकर 10 साल की उम्र में डायग्नोज होता है, 6 साल की उम्र में, 7 साल, 5 साल की उम्र में, तो उसकी कीमो करा के हम उसकी जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कीमो इज़ मोर इफेक्टिव इफ़ दिस कैंसर डायग्नोज बिटवीन 1 ईयर एंड 10 ईयर। होने पे तो लेस देन 20 ईयर है, तो होने पे तो 60 ईयर में आ सकता है, 17 में भी आ सकता है, लेकिन उसमें प्रोग्नोसिस ओवरऑल अच्छी नहीं होती है। तो नंबर 1, एजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 10 ईयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद नेक्स्ट देखें, दैट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। अगर ये कैंसर डायग्नोज हो जाए और उसमें ये पता चल जाए कि कैंसर सेल बॉडी में फैल गए हैं, मेटास्टेसिस, एंड दिस कैंसर मेनली मेटासिटाइज टू दैट इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए द मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइट फॉर ALL, थिंक अबाउट CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बच्चे को झटके करा सकती है, सीजर करा सकती है, और अगर मेल है तो लेके एंड टेस्टिस, गोनेट्स के अंदर जा सकती है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। और टेस्टिस इन्वॉल्व होने की वजह से आफ्टर प्यूबर्टी इन बच्चों के अंदर इनफर्टिलिटी या हाइपोगोनाडिज्म के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मतलब एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस if the cancerous cell involves CNS and testis, again these points are the poor prognostic point। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, दैट इज ट्रांसलोकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ट्रांसलोकेशन, अगर इस बच्चे के अंदर ये पता चले कि देयर इज सम जीन विच ट्रांसफर फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर, और वो ट्रांसलोकेशन किस क्रोमोसोम के दरमियान हो चुकी हो, 9 and 22, दैट इज कॉल्ड पुअर प्रोग्नोस्टिक। और इसको जनाब डबल स्टार करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर एक जीन जो नॉर्मली क्रोमोसोम किस पे होता है, 9 पे, अगर वो किसी म्यूटेशन की वजह से जाके क्रोमोसोम किस पे बन जाए, 22, तो फिर जेनेटिक मेकअप ख़राब होगी। तो जो 22 क्रोमोसोम होगा दैट विल बी नॉर्मल फॉर दैट जीन और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। और उस एबनॉर्मल किस नंबर क्रोमोसोम को, 22 को कहते हैं पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम। पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज अ एबनॉर्मल क्रोमोसोम which is chromosome 22 which take abnormal gene from chromosome 9. So this translocation if present with ALL patient, then it is a called poor prognostic sign, and that is a very very important point you must know for the exam। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है, अगर एक बच्चा है, और से सुने, फॉर एग्जांपल इसमें आप लोगों ने 4 नंबर पे याद रखना है। 4 नंबर के ऊपर आप लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर इस बच्चे का हम ब्लड CP करते हैं एंड WBC काउंट even after treatment always more than 50,000, again that is not a good sign for the baby। तो WBC का काउंट किससे ज़्यादा होना, 50,000। ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9 and 22, मतलब CNS and testis involvement at the time of diagnosis, और एज लेस देन 1 ईयर और मोर देन 10 ईयर, दीज आर द पॉइंट्स इन ALL विच शोज पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है जी, ये पुअर प्रोग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग को मैं समझा लूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मेनी स्टूडेंट डोंट रीड इट एंड अगेन मेनी स्टूडेंट दैट डोंट नो। ये जो टॉपिक मैंने अब लास्ट टाइम NLE वालों को पढ़ाया है ना, उसके नोट्स जाकर देखे, और ये पॉइंट्स उधर है नहीं, क्योंकि दिस टाइम दे एड इन द न्यू गाइडलाइन। तो आई वांट टू एड दिस पॉइंट टू यू गाइस कि जब भी आप एग्जाम में बैठे तो इफ दे आस्क यू सो यू मस्ट नो अबाउट इट। ठीक है जी। एक चीज़ आप लोगों को लिखना है, इफ़ ALL हैज़ ट्रांसलोकेशन, अगर ALL के अंदर ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम 12 और किसके दरमियान हो जाए, 21, देन इट कैरी या इट शो बेटर प्रोग्नोसिस। इसके अंदर क्या है, बेटर प्रोग्नोसिस। इसका मतलब ये है कि ट्रांसलोकेशन बिटवीन 12 and 21 इज कॉल्ड बेटर प्रोग्नोसिस, बट ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9-22 इज अ पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है जी। तो यू मस्ट नो दिस पॉइंट। तो 12 और 21 के दरमियान जीन का तबादला होना, ट्रांसलोकेशन होना, दैट इज़ नॉट दैट मच अ पुअर साइन, इट इज़ अ गुड साइन। मतलब इस जेनेटिक ट्रांसलोकेशन का इतना कोई पुअर आउटकम नहीं है। लेकिन अगर जेनेटिक ट्रांसलोकेशन किसके दरमियान हो जाए, 9 and 22, दैट शॉट अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है जी। दैट इज़ व्हाट यू पीपल मस्ट नो। और आखिर में लेके वेरी इंपॉर्टेंट वन, नीचे लेके कन्फर्मेटरी टेस्ट। हमने तो पेरिफेरल स्मेयर के अंदर ये देखा कि देयर वाज ब्लास्ट सेल। ठीक है जी। लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे, बोन मेरो बायोप्सी। तो बोन मेरो बायोप्सी हमें बताएगी मोर ब्लास्ट सेल और लेस ब्लास्ट सेल, दैट इज मोर ब्लास्ट सेल, एंड दैट शुड बी मोर देन 20%। कितना बताएगी, मोर देन 20% ब्लास्ट सेल। नॉर्मल ब्लास्ट सेल शुड बी 2%, बट इफ इट इज इंक्रीज 10 टाइम, 10 गुना बढ़ जाए, अगर 2 की बजाय 20% को क्रॉस करे विद MPO नेगेटिव, क्या होगी, MPO नेगेटिव, क्योंकि MPO ओनली प्रेजेंट इन माइलोब्लास्ट। ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पे लिखे विद
अगर इस तरह हम लेके TDT पॉजिटिव, सही है कि नहीं, TDT पॉजिटिव है और MPO नेगेटिव है, देन इट विल बी लिम्फोब्लास्ट एंड दैट शुड बी अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिर में लेके ट्रीटमेंट इज ऑलवेज कीमोथेरेपी, क्या करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे। कीमोथेरेपी विल हेल्प द डिजीज़ टू डिक्रीज इट्स प्रोग्रेशन, ठीक है जी। सो जो डिजीज़ है उसकी प्रोग्रेशन कम करने के लिए हमने क्या करना है जी, कीमोथेरेपी करनी है। सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट द acute lymphoblastic leukemia and you people know कि when the question come they will ask such type of question like this, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, लेकिन क्लिनिकल केस, शाबाश, ये भी क्लिनिकल केस के ऊपर आता है क्योंकि NRE1 के अंदर ये केस समझना इंतहाई ज़रूरी है। इफ़ यू नो द केस देन रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ वेरी ईजी। LL क्लियर हो गया कि नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लेके नेक्स्ट क्वेश्चन, 42-year-old male came to clinic with complaint of dizziness, fatigue, weakness, weight loss, and spontaneous gum bleeding, and on examination he looked pale, peripheral smear shows, ठीक है, peripheral smear shows, now this is called very important, that is called R rods, क्या बताएगी, R rod, you must know about this, ठीक है जी, R rods। ये क्वेश्चन R rods के बगैर एग्जाम में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि फॉर दिस क्वेश्चन दे मस्ट टेल यू विच रॉड्स, R rod, यू मस्ट नो बाय इट्स हार्ट, ठीक है जी, कि R rods का जिक्र आप लोगों को जरूर आना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे लेके मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा गौर से सुने, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखिए अगर वो आप लोगों को ये वाले ऑप्शन देंगे, आंसर इज ALL। अभी जो MCQs मैंने बनाए हैं ना उसके अंदर इसके क्वेश्चन मैंने काफ़ी रखे हैं, क्योंकि दीज क्वेश्चन दे विल केयर योर कंसेप्ट कि हाउ मच यू नो अबाउट इट, ठीक है जी। ALL, ठीक है जी, नंबर 1 वो ये बताएगी AML, ठीक है जी, नंबर 2 ये बताएगी CML, ठीक है जी, और नंबर D बताएगी CLL। इस तरह नाम सुने कि नहीं, दे विल टेल लाइक दिस ALL, AML, CLL एंड CML, ठीक है जी, नंबर 1। या लेके R, वो इस तरह बोलेंगे मोस्ट लाइकली डायग्नोज ALL, फिर APL, ठीक है जी, दैट इज CLL एंड CML, ठीक है जी। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो दोनों का आप लोगों ने तैयार रहना है कि दोनों में हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि विच टाइप ऑफ ल्यूकीमिया दिस इज, ठीक है जी। नाउ सबसे पहले इस पेशेंट के अंदर जो सिम्टम है दैट इज एग्जैक्टली सेम लाइक ALL, रिमेंबर नॉन स्पेसिफिक, क्या है, नॉन स्पेसिफिक, पेलरनेस है, ब्लीड है, पुअर एनर्जी है, सारे समझ रहे कि नहीं, सेम, लेकिन इसमें एजेस का डिफरेंस आ रहे हैं, वो लेस देन 20 है और ये आफ्टर द एज ऑफ 20 है, एक पॉइंट, 20 के बाद का मतलब 40 में है, 30 में है, 50 में है, समझ रहे कि नहीं, तो एज का फ़र्क आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात, उसके अंदर ब्लास्ट सेल आते थे, क्या देते हैं, ब्लास्ट सेल, और इसके अंदर क्या है, R rods। तो आप लोगों ने ज़िंदगी भर इवन फॉर FCPS, फॉर MD MS कोई भी एग्जाम में जाए कि जब भी R rods का जिक्र आ जाए थिंक अबाउट दैट इज AML। ये क्या है, AML, अक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, ठीक है जी, क्योंकि R rod जो है ये कभी भी AML के अलावा किसी और कैंसर में नहीं हो सकते। सो दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, B, दैट इज कॉल्ड AML। ये कौन सा होना चाहिए, AML होना चाहिए, ठीक है जी। अब और से सुने, अब जो AML होता है इसके अंदर फिर स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 अप टू स्टेज 7। NRE1 के लिए इन लोगों ने सिर्फ एक स्टेज को एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ वेरी कॉमन इन AML। इसके अंदर जो मरीज़ आते हैं और जब वो डायग्नोज होते हैं और उसकी हम स्टेजिंग करते हैं तो 95% मरीज़ के स्टेज में डायग्नोज होती हैं, स्टेज 3 में डायग्नोज होती है, किस में, स्टेज 3।
और जो AML है उसका स्टेज नंबर 3 को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम APL है। क्या है? APL। तो APL इज अ स्टेज 3 ऑफ AML। समझ रहे कि नहीं? और जब एक मरीज है वो किस कैंसर से अफेक्ट हो चुका है? AML। इफ़ द पेशेंट हैज़ AML और वो स्टेज 2 में है, किस में है? स्टेज 2। और दूसरा मरीज स्टेज 5 में है, तीसरा मरीज स्टेज 7 में है, चौथा मरीज स्टेज 3 में है। तो जो 2 वाला है, 5 वाला है और 7 वाला, इसके अंदर हमें पेरिफेरल स्मेयर के अंदर आर रॉड्स नहीं मिलते। तो एवरी AML पेशेंट डू नॉट हैव आर रॉड्स until unless that patient is not in which stage? Stage 3. So this R rods in AML is a diagnostic for which stage? Stage 3, which is called APL stage. उसका नाम क्या है? APL, acute promyelocytic leukemia। इसका नाम क्या है? acute promyelocytic leukemia। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए शाबाश, अगर इसके हवाले से देखें ब्रॉडर टर्म में, तो आर रॉड्स इन चारों में से किसके अंदर आते हैं? AML। किसके अंदर? AML। बट अगर इसके अंदर देखें तो बंदा कहे कि इसमें तो AML है नहीं, लेकिन दिस APL इज अ स्टेज 3 ऑफ AML। समझ रहे कि नहीं? तो फिर इसका जो आंसर है वो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? APL कहते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो APL इज अ स्टेज 3 फॉर AML। ये AML का स्टेज 3 है। तो ऐसा ना हो कि बाद स्टूडेंट होते हैं वो AML को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन थर्ड कहानी क्या है? अगर क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 ALL है। क्या है? ALL। फिर क्वेश्चन नंबर बी, जो ऑप्शन बी है वो AML है, ऑप्शन सी APL है और ऑप्शन डी CLL है। इस तरह क्वेश्चन भी आता है, लेकिन उस लोगों ने किस का जिक्र किया है? आर रॉड। तो फिर AML भी नहीं लिखना, APL लिखना है। क्या लिखना है? APL, क्योंकि दिस इज अ स्पेसिफिक फाइंडिंग फॉर M3 स्टेज ऑफ AML एंड दैट इज कॉल्ड APL, दैट इज acute promyelocytic leukemia। अब हेडिंग दे दे, इसको थोड़ा पढ़ते भी है कि व्हाट इज APL। देखें, ये बात समझ गए सारे कि नहीं? So R rod is a hallmark of which cancer? APL, which is the M3 stage of AML। ठीक है, यहाँ पे लेके acute promyelocytic leukemia। इसमें अगर सिटिक आता है बट ये एक्सेप्शन है। क्या है जी? एक्सेप्शन। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड APL। APL के बारे में लिखे कि व्हाट इज APL। APL में जो बातें मैं यहाँ पे लिखूंगा, These all points are very high yield for NRE step 1 exam। ठीक है जी। सबसे पहले के नंबर 1, it is M3 stage of AML, right? Yes, very good, it is a M3 stage of AML। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, जो APL है that is very important, there is formation of हाँ जी आर रॉड्स। इसके अंदर क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ आर रॉड्स होती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ना ऐसे कंफ्यूज नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर नाउ। ठीक है जी, व्हाट इज आर रॉड्स इटसेल्फ? आर रॉड्स क्या चीज़ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब और से सुने, मैं आप लोगों को ना एक मिसाल देता हूँ। जो बंदा आज के लेक्चर से माइंड में ये चीज़ रखेगा ना, वो ज़िंदगी भर इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। देखें, दिस इज़ अ सेल। ये सेल है। अब इस सेल के अंदर जब हम देखते हैं वेरी अनक्लोजर लोग, तो इस सेल के अंदर हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमारे पास ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं? ग्रेन्यूल। दीज आर स्मॉलर ग्रेन्यूल, जिस तरह छोटे छोटे दाने होते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? दीज आर कॉल्ड ग्रेन्यूल्स। अब इन ग्रेन्यूल्स के अंदर जब हम देखते हैं ना, थोड़ा सा इसको मैं छोटा ड्रा करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले। एक्चुअली इस ग्रेन्यूल के अंदर हमारे पास ऐसे ऐसे, मिसाल के तौर पे, मतलब जो एंजाइम्स होते हैं दे आर MPO। कौन से एंजाइम? MPO। और से सुने, माइलोपेरोक्सीडेज। याद है कि नहीं? MPO स्टैंड फॉर माइलोपेरोक्सीडेज। तो नाउ रिमेंबर, द सेल विच कंटेन ग्रेन्यूल लोडेड विद MPO, मतलब ऐसा सेल जिसके ग्रेन्यूल जो होते हैं किससे लोड होते हैं? MPO, दैट विल बी माइलोब्लास्ट। रिमेंबर, MPO M फॉर माइलोब्लास्ट। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि जो MPO है इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिम्फोब्लास्ट। इसके साथ कितने लोग एग्री है कि MPO का मतलब कौन सा सेल है? माइलोब्लास्ट। M माइलो MPO। समझ रहे कि नहीं? अब और से सुने, नाउ व्हेन दिस सेल अंडरगो कैंसर, तो उस पर चेंजेस आएगी कि नहीं? अब इधर देखें, फिर ये जो MPO है जो ग्रेन्यूल के अंदर पाया जाता है, किस सेल के अंदर? माइलोब्लास्ट। किस सेल के अंदर? माइलोब्लास्ट। और से सुने, दीज MPO दे बिकम लाइक दिस, ये इस तरह बन जाते हैं। दे फॉर्म नीडल शेप क्रिस्टल। ये क्या बन जाती है? नीडल शेप क्रिस्टल। एंड दे एक्ट लाइक अ रॉड्स। क्या? रॉड। तो और से सुने, व्हेन माइलोब्लास्ट अंडरगो कैंसर, एट विच स्टेज ऑफ द कैंसर? थर्ड स्टेज।
So then MPO, which is loaded in the granule, they become crystal shaped rod. ये become needle shaped rod, and that needle shaped rod, which is the combination of which enzyme? MPO in the peripheral smear is known as R rods. इसको हम R rods कहते हैं. तो जो R rods होते हैं ये needle shaped crystal होते हैं. क्या होते हैं? needle shaped crystal, जो किस एंजाइम से बनते हैं? MPO से बनते हैं. तो R rods का मतलब MPO, और MPO हमेशा lymphoblast में का माइलो. That is why R rod is a hallmark of acute myeloblastic leukemia. ये किसके अंदर होती है? acute myeloblastic. बट किस स्टेज के अंदर होती है? थर्ड स्टेज में, जिस इज कॉल्ड M3 स्टेज ऑफ द AML. अब समझ रहे कि नहीं? तो आप लोग डेफिनेशन अगर लेके ना, मैं थोड़ा सा बता दूँ जल्दी कि व्हेन MPO बिकम नीडल शेप, व्हेन नीडल शेप या क्रिस्टलाइन शेप, तो देखिए नीडल शेप, क्रिस्टलाइन शेप ऑफ MPO इन द ग्रेन्यूल्स ऑफ द माइलोब्लास्ट, दैट इज कॉल्ड R rods. जिसको हम फिर क्या कहते हैं? R rods कहते हैं. ये बात समझ गए सब के नहीं? तो इसमें R rods होती हैं. ठीक है जी, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ. नीडल आर क्रिस्टल शेप aggregation of MPO in the granules of myeloblast is called R rod. So that is a hallmark of myeloblastic leukemia, न कि lymphoblastic leukemia. याद हो गया क्या नहीं? वेरी गुड. ठीक है, इसमें लिखे there is translocation of chromosome 15 and 17 कि जो पेशेंट AML के किस स्टेज में होता है? हाँ जी 3. तो उसमें क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन किसके दरमियान होती है? दैट इज़ 15 एंड 17. इसको स्टार करें. ट्रांसलोकेशन आर इम्पोर्टेंट वन. ठीक है जी. और इसकी वजह से विच डिसरप्ट विटामिन ए रिसेप्टर, इस ट्रांसलोकेशन की वजह से जो मेन प्रॉब्लम मतलब होती है वो किस विटामिन के लिए होती है? विटामिन ए. तो ये MCQs भी याद रखें कि विच विटामिन डेफिशिएंसी इज क्लिनिकली सीन इन ल्यूकीमिया, दैट इज विटामिन ए, स्पेशली इन APL, दैट इज M3 स्टेज ऑफ AML. तो M3 स्टेज ऑफ AML के अंदर पेशेंट को विटामिन ए डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि विटामिन ए जिस रिसेप्टर पे काम करती है उसके लिए जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम 17 पे होते हैं. तो अगर हम 15 से एबनॉर्मली जीन किसको ट्रांसफ़र करें? 17, तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा, फिर विटामिन ए अपना रिसेप्टर पे काम हो नहीं करेगी. सो दिस पेशेंट ऑलवेज डेवलप विटामिन ए डेफिशिएंसी एज वेल. ठीक है जी, एक MCQs ये है. नेक्स्ट MCQs यहाँ पे लेके इंक्रीज रिस्क, मतलब जो पेशेंट होते हैं M3 स्टेज के, तो लेके इंक्रीज रिस्क ऑफ, इन लोगों को किस चीज़ का रिस्क होता है? DIC. नाम सुने कि नहीं? डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन. ठीक है जी. तो इन पेशेंट में क्या होता है? और से सुने, कैंसरस सेल की वजह से, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, दिस ब्लड वेसल. ब्लड वेसल के अंदर दीज आर द प्लेटलेट्स. ये क्या होते हैं जी? प्लेटलेट्स. नाउ प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स. क्या होती हैं? थ्रोम्बोसाइट. तो जहाँ पे प्लेटलेट कंज्यूम होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, तो फिर फ्री प्लेटलेट का लेवल ब्लड में क्या होगा? कम होगा. तो जब प्लेटलेट का लेवल गिर जाएगा तो फिर स्पॉन्टेनियस क्या होगी? ब्लीडिंग होगी. और से सुने, ऐसा कंडीशन जिसमें एक ही टाइम पे एक ही बंदे में विद इन द वेसल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट फॉलोड बाय थ्रोम्बोसाइटोपेनिया फॉलोड बाय ब्लीडिंग साइड बाय साइड, दैट इज कॉल्ड DIC. उसका नाम क्या है? DIC है. लेकिन इसी तरह पिक्चर याद है TTP में भी होता है. किसमें? TTP. बट उसका मसला ADAM-TS13 है. क्या है? ADAM-TS13. यहाँ पे ADAM-TS13 का इशू नहीं है. तो मतलब कुछ कैंसरस सेल होते हैं जो प्लेटलेट को एग्रीगेट करने में आ जाते हैं. तो जहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट बनाएगी, क्लॉट बनाएगी, तो ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन क्या होगी? कम होगी. और जो ब्लीडिंग है उसकी वजह से इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम मजीद क्या होगी? कम होगी. तो ऐसा बंदा जिसमें ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसिस साइड बाय साइड हो रही हो, देन इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ DIC. और इसमें एक प्रोटीन बढ़ता है जिसको D-डायमर कहते हैं. क्या कहते हैं? D-डायमर. D-डायमर शुड बी इंक्रीज इन द DIC. अब दिस DIC इज द कॉमन काज ऑफ डेथ इन केस ऑफ एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया. तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं कि अनट्रीटेड DIC कैन काज डेथ ऑफ द पर्सन. अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि AML के अंदर M3 स्टेज में अगर किसी पेशेंट की डेथ हो सकती है तो उसकी वजह क्या है? आंसर विल बी DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन. ठीक है जी. सो दैट इज व्हाट यू पीपल मस्ट नो फॉर द AML एंड APL. ठीक है जी. तो आज के बाद गौर से सुने, माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया इसके 7 स्टेजेस होते हैं, बट NRE स्टेप 1 के लिए फर्स्ट स्टेज में CK2 में जो एक्सप्लेन की गई है वो M3 स्टेज है. कौन सा है? M3. M3 स्टेज ऑफ AML को हम APL कहते हैं.
इसमें भाई 3 बात याद रखें। इन दिस स्टेज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आर रॉड्स, क्या बनते हैं? आर रॉड। इन दिस स्टेज देयर इज अ ट्रांसलोकेशन बिटवीन 15 एंड 17 chromosome which lead to vitamin A deficiency. And next very important one, these patient has a risk for DIC, and if these patient do not treat on time, these patient may die. The death or cause will be that is DIC. वो क्या है? DIC. अब आप लोग कहेंगे कि इस पेशेंट में किस चीज़ की डिफिशियंसी होती है? वेरी गुड, तो लेके बेस्ट एजेंट टू गिव, इसको हम देंगे क्या? तो गौर से सुने, बेस्ट एजेंट टू गिव, इस पेशेंट को हम विटामिन ए बाहर से देते हैं। क्या देते हैं? विटामिन ए बाहर से देते हैं। उस इंजेक्शन का नाम होता है एट्रा। क्या होता है? एट्रा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, इसका नाम क्या है? ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। सो एग्जाम क्वेश्चन कि विटामिन ए in the form of ETRA, all trans retinoic acid, used in the treatment of which leukemia, the answer will be always that is called APL, which is the M3 stage of AML. ठीक है जी, that is very important. और लेके ट्रीटमेंट इज कीमोथेरेपी, क्या करेंगे? कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर AML. तो अभी तक हमने 2 कैंसर पढ़े, वन इज ALL, अनदर इज AML. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और पॉइंट की तरफ आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था विच कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी वो ला सकते हैं। बट ल्यूकीमिया में मुझसे लिख के जाए कि 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को हेमाटोलॉजी से आएंगे, ठीक है? तो यू मस्ट नो दिस पंच लाइन। अगर ब्लास्ट सेल आता है, एज लेस देन 10 ईयर है, तो हमने हमेशा ALL को सोचना है। अगर ब्लास्ट सेल का जिक्र आता है, उसमें MPO है, तो हमने माइलोब्लास्ट का सोचना है। अगर ब्लास्ट सेल का जिक्र आता है, उसमें आर रॉड्स फॉर्मेशन है, तो हमने हमेशा AML की तरफ जाना है। और AML के अंदर स्पेसिफिकली APL की तरफ जाना है। किसकी तरफ? APL की तरफ जाना है। सो दीज आर द पंच लाइन एंड दीज आर द रियल जेम ऑफ द एग्जाम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यू मस्ट नो, इफ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग, बट इफ यू डोंट नो व्हाट आर द पिकिंग पॉइंट्स इन दीज कंडीशन, यू विल नेवर गो थ्रू द MCQ। ठीक है जी। बाज़ लोग कहते हैं हम MCQ देखते ही ख़राब कर देते हैं, पढ़ते अच्छा है, MCQ नहीं कर सकते। वाई? they do not pick these real gem of the points. ठीक है जी। if you know this point, exam is very easy, because exam will always ask you the punch line. What you study the way that the examiner needed. You must know such type of points. ठीक है जी। so you must know, and if you know like this, inshallah everyone will be passed. ठीक है। इसके बाद लेके क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, थर्ड वन, क्रोनिक माइलोजिनस या इसको माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, क्योंकि अक्यूट तो है नहीं, तो क्या है? क्रोनिक है। तो क्रोनिक ब्लास्ट होता है कि साइट होता है, इसको क्रोनिक माइलोसिटिक या क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया कहते हैं। भाई CML जो होता है, अगेन हार्ट फेवरेट टॉपिक फॉर द NRE1, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें आप लोग लिख सकते हैं, देखिए की पॉइंट्स। एग्जाम के अंदर आप लोगों ने इसके पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने हैं। की पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। नंबर 1, इसमें लेके पीक एज की बात करते हैं। पीक एज जो मैंने आप लोग को लिखा था 50 से 65 ईयर, याद है कि नहीं? 50 से 65, लेकिन ये 80-85 में भी जा सकता है, बट जिसमें 90% हम CML डायग्नोज करते हैं वो अराउंड द एज ऑफ 50 टू क्या होता है? 65 ईयर। ठीक है जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 आप लोग लेके कि एक्चुअली मलिग्नेंट से मुराद कैंसरस है। अ मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ मेच्योर, द वर्ड इज मेच्योर माइलोसाइट्स, ऐसा है कि नहीं? माइलोसाइट्स, देखिए अब जो माइलोसाइट्स होते हैं दे आर WBC। ये क्या होते हैं? WBC, विच रिजल्ट मोस्ट कॉमनली, द वर्ड इज मोस्ट कॉमनली, दिस वर्ड में सीम वेरी इजी बट कैरी लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है जी। मोस्ट कॉमनली बेजोफीलिया, इसके अंदर क्या होता है? बेजोफीलिया। देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी। माइलोसाइट से मुराद होता है फ्यूचर में WBC। क्या होता है? WBC। और WBC का दूसरा नाम सब एक्सेप्ट करेंगे ल्यूकोसाइट भी होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। तो आज के बाद माइलोसाइट इज अ ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इज अ वाइट ब्लड सेल्स। अब जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, सारे फोकस हो जाए, ये 2 तरह के होते हैं। एक का नाम है ग्रेनुलोसाइट और एक का नाम है ए ग्रेनुलोसाइट। नाम सुने कि नहीं? अब जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उसमें 3 आते हैं। कितने? 3। अब मैं आप लोगों को NEB क्या याद रखना है? NEB, N फॉर न्यूट्रोफिल, E फॉर यूसिनोफिल एंड B फॉर बेजोफिल। तो जो ल्यूकोसाइट्स के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनकी कैंसर को असल में CML कहते हैं।
तो इसमें न्यूट्रोफिल भी बढ़ेगी, इसमें यूसिनोफिल भी, बट इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेजोफिल पड़ती है। दैट इज़ वाई दिस कैंसर काज प्रोमिनेंट बेजोफिलिया, इसके अंदर क्या होता है, बेजोफिलिया। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन ये भी है कि विच ऑफ द टाइप ऑफ WBC दैट इज वेरी हाई एंड CML, आंसर इज बेजोफिल, वो क्या होता है, बेजोफिल। सो दिस कंडीशन कैन काज प्रोमिनेंट बेजोफिलिया एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी, इसमें बेजोफिलिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर लेके नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इन दिस कैंसर। देखिए इस कैंसर में जो पेशेंट आते हैं, हाउ वी विल नो, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट में CML है कि नहीं। तो नंबर वन यहाँ पे लिखे इनिशियली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, देखिए और से सुने, इनिशियली नॉन स्पेसिफिक, लेकिन नॉन स्पेसिफिक के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉन स्पेसिफिक में डिजीनेस आता है, पुअर एपिटाइट आता है, फटीग आता है, लेकिन प्लस लिखे दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट वेट लॉस। किसके साथ आएंगे, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, कि इन पेशेंट के अंदर वेट लॉस की भी हिस्ट्री होती है। लेकिन द पॉइंट विच इज़ नेवर फॉरगेट, अभी तक हमने कितने कैंसर पढ़े हैं, 2, ALL एंड AML, उसमें हमने कभी भी ये जिक्र नहीं किया था कि द पेशेंट स्प्लीन विल बी इनलार्ज, मैसिव स्प्लीनोमेगेली अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है। बट ऐसा ल्यूकीमिया जिसके अंदर स्प्लीन का साइज बहुत बढ़ता है, दैट इज अ क्लू टुवर्ड्स CML। तो CML के अंदर लिखे दैट इज मैसिव स्प्लीनोमेगेली, इसके अंदर क्या होता है, मैसिव स्प्लीनोमेगेली, द स्प्लीन साइज विल बी इन लार्ज, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड मैसिव स्प्लीनोमेगेली। या तो जब डॉक्टर देखता है तो उसका स्प्लीन साइज एब्डोमिनल पाल्पेशन में ज़्यादा होगा, या हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो स्प्लीन साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मरीज आते हैं एडल्ट पेशेंट, और उसका स्प्लीन साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द फर्स्ट थिंग द PG शुड बी रूल्ड आउट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड मलेरिया। क्या होता है, मलेरिया, क्योंकि मलेरिया के अंदर स्प्लीनोमेगेली होती है। क्या होती है, स्प्लीनोमेगेली। अब अगर पेशेंट को हमने MP मलेरियल पैरासाइट टेस्ट किया है, उसमें प्लाज्मोडियम नेगेटिव आए हैं, तो फिर मलेरिया तो नहीं हो सकता। देन द नेक्स्ट मोस्ट लाइकली डिफरेंशियल डायग्नोस फॉर स्प्लीनोमेगेली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज हेपेटाइटिस B एंड C। क्या होता है, हेपेटाइटिस B एंड C। अब देखिए जो स्प्लीन होता है, इससे जो ब्लड लाने वाला वेन है उसका नाम है स्प्लीनिक वेन। कौन सा, स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन आगे जाकर बनाती है पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन ब्लड को किसको देती है, लीवर को। नाउ इफ द लीवर इज फेल क्रोनिकली लाइक हेपेटाइटिस B एंड C, हम A और E की बात इसलिए नहीं करेंगे, वो अक्यूट कंडीशन है। क्या है, अक्यूट, और BC क्या है, क्रोनिक कंडीशन। इफ द लीवर इज डैमेज बैडली, कैन दिस विल रिसीव द ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन, नो। तो बैक प्रेशर से पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन बैक प्रेशर किस पे लगाएगी, स्प्लीनिक वेन, और स्प्लीनिक वेन बैक प्रेशर स्प्लीन पे। जब वीनस रिटेंशन होगी स्प्लीन के अंदर तो देयर विल बी स्प्लीनोमेगेली। तो स्प्लीनोमेगेली के अंदर जब भी मरीज हमारे पास आते हैं, द फर्स्ट थिंग टू रूल्ड आउट इज व्हाट, दैट इज मलेरिया। क्या है, मलेरिया। नंबर 2 हेपेटाइटिस B एंड C। अगर इसके बाद पेशेंट जो है वो दिखने में पेलर नज़र आता है, और वो कहते हैं पिछले 1 महीने में उसका 10 kg, 8 kg, 5 kg वजन कम हुआ है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, देन वी हैव टू रूल्ड आउट क्रोनिक माइलोसाइट ल्यूकीमिया, दैट इज CML। तो CML के अंदर देयर इज मैसिव स्प्लीनोमेगेली। क्या होता है, मैसिव स्प्लीनोमेगेली, ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब सवाल ये है जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है MCQs के लिए, लेके जनाब पैथोजेनेसिस के क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले लेके दैट इज पैथोजेनेसिस, कि क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया के अंदर जो पैथोजेनेसिस है उसके अंदर कौन सी बातें अहम हैं, उसी को ही हम टारगेट करेंगे। देखिए एक्चुअली जो CML के मरीज़ आते हैं ना, उसमें भी फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, देयर इज फॉर एग्जांपल जेनेटिक प्रॉब्लम। क्या होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम। और से सुने, अब यहाँ पे ये क्रोमोसोम नंबर आप लोग इमेजिन करें, दिस इज 9, क्या है, 9 है, और यहाँ पे लेके क्रोमोसोम नंबर 22। भाई ऐसे ट्रिक से पढ़ाऊंगा, nobody will teach like this, but you must know कि what exactly is happening that you people remember forever, ठीक है जी, कि क्या हो रहा है। अब देखिए क्रोमोसोम 9 के ऊपर यहाँ पे एक जीन होता है जिसका नाम ABL है। क्या है, दैट इज कॉल्ड ABL जीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो ABL जीन लोकेटेड इन विच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 9, एक्सीलेंट। और यहाँ पे इस देखे, इस कलर को देखे, जो क्रोमोसोम 22 के ऊपर अपना जीन होता है उसका नाम BCR है, दैट इज कॉल्ड BCR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द नॉर्मल जीन्स ऑन दिस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम 9 इज ABL, क्रोमोसोम 22 इज BCR। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नाउ दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस, दैट इज नॉर्मल। नाउ व्हाट हैपन इन CML,
कि देयर इज सम जेनेटिक प्रॉब्लम where the genes from chromosome 9 which is ABL they transfer to chromosome 22 and attach with which gene BCR, ठीक है जी। now what will be the resultant chromosome? now remember जो ट्रांसलोकेशन है वो किस पे हो रही है, शाबाश एनीवन, क्रोमोसोम 22 ट्रांसलोकेशन कहाँ से हो रही है, 9 किस पे हो रही है, 22, तो प्रॉब्लम 22 पे आएगा, समझ रहे कि नहीं। तो जो रिजल्टेंट है और से सुने सारे बोले, ये जो मैं येलो कलर में ड्रा कर रहा हूँ दैट इज विच जीन, दैट इज ABL, कहाँ ABL, येलो वाला ABL है, और इसके साथ ये वाला अपना कौन सा है, शाबाश दिस वन इज कॉल्ड BCR, कौन सा है BCR। नाउ रिमेंबर जहाँ पे जो अब जीन आए हैं इसको हम नाम देते हैं, बताए शाबाश ABL, और इसके साथ क्या है BCR कम्प्लेक्स, इसको क्या कहते हैं ABL BCR कम्प्लेक्स। नाउ इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। नाउ ऐसा क्रोमोसोम जिसके ऊपर कौन सा जीन हो, ये वाले लोग जिस पे कौन सा जीन हो ABL एंड BCR, एंड क्रोमोसोम विच वन 22, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑफ द जीन ABL BCR ऑन क्रोमोसोम 22 इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसको क्या कहते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। हम कहते हैं ना फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, व्हाट इज फिलाडेल्फिया, इट इज अ एबनॉर्मल क्रोमोसोम व्हिच इज अ क्रोमोसोम नंबर 22 विच कंटेन ABL एंड BCR कम्प्लेक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे जो ये वाला क्रोमोसोम अब बन गया है, तो इस क्रोमोसोम का नाम है दैट इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब सवाल ये है ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मसला क्या करेगा, गौर से सुने, ये जो जीन बने हैं ना कम्प्लेक्स, सारे बोले ABR एंड वेरी गुड BCR एंड ABL, जीन क्या है सेगमेंट ऑफ DNA, और DNA से आगे क्या बनती है मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA कैरी मैसेज पर प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा है कि नहीं। और वो प्रोटीन जो किस जीन से बनेगी ABL एंड BCR, फिर से बता रहा हूँ, सेल कंटेन न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और सेगमेंट टुकड़े सेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA कॉल्ड जीन्स। तो जो जीन्स है वो DNA बनाती है, और DNA से मैसेंजर ऑफ RNA ट्रांसक्रिप्शन का नाम सुने कि नहीं। तो यहाँ पे ABL और BCR क्या है, जीन्स है, क्या है जीन्स है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ DNA। तो इनसे जो फ्यूचर में मैसेंजर RNA बनेगी वो क्या बनेगी, प्रोटीन, और वो प्रोटीन जो किस जीन से बनेगी, दैट इज ABL BCR, दैट प्रोटीन विल बी एंजाइम इन द फ्यूचर, क्या होगी एंजाइम टायरोसिन काइनेज, कौन सा एंजाइम टायरोसिन काइनेज। अब और से सुने, अभी जो टायरोसिन काइनेज है इसका काम क्या है, टायरोसिन काइनेज हैज मल्टीपल एक्शन बट इन द बोन मैरो, कहाँ पे जी बोन मैरो में टायरोसिन काइनेज कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ WBC, दैट इज व्हाट यू पीपल मस्ट नो। टायरोसिन काइनेज रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ WBC इन द बोन मैरो, कि बोन मैरो के अंदर ये क्या करता है, कंट्रोल करता है WBC की प्रोडक्शन को, ताकि ये बियॉन्ड द लिमिट ज़्यादा ना बने। अब समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे जो टायरोसिन काइनेज बनी है दैट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, दैट इज एबनॉर्मल। नॉर्मल तो अगर ये बनेगी तो फिर ये क्या करेगी, देयर विल बी कंट्रोल प्रोडक्शन, बट अगर ये बनेगी एबनॉर्मल तो फिर WBC का प्रोडक्शन क्या होगी, अनकंट्रोल्ड। WBC अनरेगुलेटेडली प्रोड्यूस, ऐसा है कि नहीं, अनरेगुलेटेडली प्रोड्यूस। और जब कोई चीज़ अनकंट्रोल हो जाए, ओवर प्रोलिफरेट हो जाए, अनरेगुलेट हो जाए, दैट इज कैंसर और नॉट, हाँ जी दैट इज कैंसर। और ऐसा कैंसर जिसमें अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन किस सेल की हो रही हो, WBC, दैट इज क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया, इसको हम CML कहते हैं, क्योंकि WBC से मुराद माइलोसाइट है, माइलोसाइट से मुराद ल्यूकोसाइट है, और ल्यूकोसाइट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, नंबर 1 न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेजोफिल। बस इसमें जो टायरोसिन काइनेज है वो प्रोमोट किसको करेगी, बेजोफिल को करेगी। सो इन दिस पेशेंट देयर इज अ प्रोमिनेंट बेजोफिलिया, क्या होता है, प्रोमिनेंट बेजोफिलिया होता है। नाउ माय क्वेश्चन इज, और से सुने सारे, अब फोकस है कि नहीं, लिखना जस्ट फॉर 30 सेकंड बंद करे और इधर मुझे आंसर करे। ऐसा कैंसर जो ओल्डर एज के अंदर होता है, 50 या 60 ईयर के अंदर होता है, जिसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम के साथ मैसिव स्प्लीनोमेगेली का जिक्र आ जाए, थिंक अबाउट, वेरी गुड, CML, क्या है CML। एक मरीज है उसका उम्र 68 साल है, 68 ईयर है। एक मरीज है उसका उम्र 70 ईयर है, उसको नॉन स्पेसिफिक सिम्टम के साथ वेट लॉस है,
लेकिन उसमें स्प्लीनोमेगेली है, आंसर विल बी CML। क्या है? CML। बट एक मरीज है वो भी 70 साल का है, लेकिन उसको भी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, उसको भी स्प्लीनोमेगेली है, बट उसके साथ साथ उसको लिम्फ एडिनोपैथी भी है, लेकिन इसमें लिम्फ एडिनोपैथी नहीं होती। अगर सेम पिक्चर के साथ ओल्डर एज में क्या चीज़ ऐड हो जाए? लिम्फ, देन दैट विल बी CLL, वो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है। अब समझ रहे क्या नहीं? तो CLL ऑलवेज प्रेजेंट विद लिम्फ एडिनोपैथी, बट CML हैज़ नो लिम्फ एडिनोपैथी। अभी लिखना नहीं है, वो अभी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो CLL और CML में डिफरेंस किसका है? लिम्फ एडिनोपैथी का है। ये माइलोसाइट का कैंसर है, वो लिम्फोसाइट का कैंसर है। तो लिम्फोसाइट दे आर प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड, तो उसमें लिम्फ एडिनोपैथी होती है। और जो माइलोसाइट्स है ये बोन मेरो में होते हैं, तो उसमें लिम्फ एडिनोपैथी नहीं होती है। क्लू मिल गया कि नहीं? अब और से सुने। अब ये जो मरीज आते हैं, क्वेश्चन विच ल्यूकीमिया हैज़ अ ट्रांसलोकेशन 922, आंसर विल बी CML। बट इफ द पेशेंट हैज़ ल्यूकीमिया बट उसका एज 8 साल है, 7 साल है, तो कैन वी थिंक CML? नो। लेकिन उस मरीज के अंदर जेनेटिक ट्रांसलोकेशन कौन सी आई है? 922, देन दैट केस हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस फॉर ALL। समझ रहे कि नहीं? याद है कि नहीं? पुअर प्रोग्नोस्टिक। तो 922 ट्रांसलोकेशन नॉर्मली जिस कैंसर में अपना होता है उसका नाम क्या है? CML। बट अगर ये किसी और ल्यूकीमिया में आ जाए, जो जैसा कि ALL में, और उसका एज लेस देन क्या हो? 10 ईयर, दैट विल कैरी अ पुअर प्रोग्नोसिस। तो 922 ट्रांसलोकेशन इन विच कैंसर? CML हैज़ नो प्रोग्नोस्टिक वैल्यू। इससे हम नहीं कह सकते कि इट हैज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस। बट सेम ट्रांसलोकेशन अगर किस कैंसर में आ जाए, देन इट हैज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस। दैट व्हाट यू पीपल मस्ट नो। तो जो लोग रटते हैं ना, MCQ रटते हैं, या लोग कहते हैं बस एग्जाम में जैसे 922 में देखूंगा तो CML, नहीं, यू मस्ट नो द एज ऑफ दैट पर्सन। इफ इट इज 50 or 60, then that is CML. But if the age is less than 10 and there is a 922, it is never CML, it will be ALL, that is acute lymphoblastic। तो आज के बाद ब्रॉडर माइंड कंसेप्ट बढ़ गया कि 922 ट्रांसलोकेशन हमारे पास दो तरह के कैंसर में हो सकता है, वन इज ALL, अनदर इज CML, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CML में हमेशा होता है 98%, बट ALL में डिपेंड करता है। अगर पुअर प्रोग्नोसिस है तो फिर होगा, अदरवाइज उसमें नहीं हो सकता है। तो ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ विच कैंसर CML हैज 922, बट देयर इज नॉट मैंडेटरी कि ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ ALL हैव 922, यू मस्ट नो। ठीक है जी। तो आज के बाद 922 का वर्ड आते ही हम किसकी तरफ ज्यादा सोचेंगे? CML के बारे में। अब याद हो गया कि नहीं? नंबर 2, विच क्रोमोसोम प्ले रोल, which chromosome play a role in the pathogenesis of CML? Tyrosine kinase. This is the tyrosine kinase make this WBC unregulated. So tyrosine kinase is the enzyme which play the pathogenesis role in case of CML. ठीक है जी। You must know such type of point for the exam purpose. Our Philadelphia chromosome is seen in CML, और Philadelphia the chromosome 9 or 22 which contain ABL and BCR gene। अब आसान हो गया कि नहीं? So these are the click points and real gem of the exam. You must know कि which leukemia come, you must know how to differentiate those leukemia। तो आखिर में यहाँ पे लेके ड्रग ऑफ द चॉइस, शाबाश, ड्रग ऑफ द चॉइस। इसकी डायग्नोसिस क्या है? और से सुने, इसकी जो डायग्नोसिस है वो हम करेंगे बेस्ट इनिशियल WBC। क्या करेंगे? बेस्ट इनिशियल ब्लड CP करेंगे, और ब्लड CP के ऊपर हमें WBC क्या मिलेगी? वेरी गुड, क्या मिलेगी? ज़्यादा। नॉर्मल WBC 4000 to 11,000 या 10,000 इन पेशेंट में मोर देन 1,50,000। इसका मतलब 1,50,000 मैं चलो आप लोगों को ना 2 मिनट में शॉर्ट। हमारे रिलेटिव्स में एक पर्सन है, एंड ही वाज और क्लोज रिलेटिव, लेकिन वो 64 ईयर का है, माशाल्लाह 8-10 दफ़ा हज पे भी गया है। ठीक है जी। और बेहतरीन इंसान है, बस नमाज़ पढ़ता है 5 वक़्त की। ठीक है जी। अपने काम से काम रखता है। बट दैट पर्सन लाइक, जैसे कुछ लोग होते हैं ना हंसमुख मिजाज के, बच्चों के साथ खेलते हैं, जैसे मतलब बच्चे उनको लाइक करते हैं, तो वो भी इसी तरह था। लेकिन कुछ दिनों से ना वो घर में जैसे खामोश बैठा था। तो उनकी जो वाइफ है उसने मुझे बताया कि यार ये तो ऐसा नहीं होता है, इसका नेचर तो ऐसा नहीं है, ये पता नहीं बात नहीं करता, या कुछ दिनों से उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये उस तरीके से ना एनर्जेटिक नहीं है। तो वो 64 में है, बट अभी भी 2-3 किलोमीटर वॉक करता रहता है। तो उसको जब मैंने वैसे बातों में कहा कि चल यार मेरे साथ आज काने पे चलना है, उसको मैं उधर ले गया, तो मैंने उसका ब्लड CP कराया। ठीक है जी। ब्लड CP कराने के बाद उसके WBC 1,98,000 आए हैं, 1,98,000। सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि हाउ इट पॉसिबल। तो फिर मैंने
उसका लैब चेंज किया, मैंने कहा लैब पैरामीटर मसला हो सकता है, तो उसका शौकत खानम से टेस्ट कराया तो वो भी 197 198 था। तो फिर मुझे समझ आ गई कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर मैंने उसके ना बेजोफिल चेक किए, बेजोफिल नॉर्मली लेस देन 1% होता है, इसके 6-8% आ गए, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा है, मैसिव बेजोफिलिया। तो मैंने उसको ना फिर एक अल्ट्रासाउंड कराया तो उसका स्प्लीन इनलार्ज हो गया था, दैट इज स्प्लीनोमेगाली। फिर मैं दूसरे दिन हमारे सवाबी में एक ब्रिगेडियर साहब है, बहुत अच्छे इंसान है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, इधर CMH में बैठते हैं, उसको बात की है, कहते कल ले आओ। कल मैं ले आया, उसकी बोन मेरो बायोप्सी की है एंड ही वाज डायग्नोज केस ऑफ ट्रांसलोकेशन 922 कि देयर वाज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इन द टेस्ट, सो नाउ ही डायग्नोज फॉर CML। फिर वो मुझे कहने लगा कि मुझे क्या है, मैंने कहा कि आपको छोटी सी इन्फेक्शन है एंड यू विल बी ऑल राइट वेरी क्विकली। मतलब ये है कि जब उसके घर वालों ने भी उसको नहीं बताया कि उसको क्या है, मैंने भी नहीं बताया उसको क्या है, मतलब उसको माइंड में यह था कि मुझे इन्फेक्शन है। बाद ने कहा तुमने रोज़ 4 गोली खानी है और ये इन्फेक्शन 6 महीने चलेगी, ये छोड़ना नहीं है। बस वो इन्फेक्शन के थ्रू गोलियाँ खाता रहा। 4 महीने के बाद उसका ब्लड CP रिपीट किया, उसके WBC जो 1,98,000 पे गए थे वो 6,000 पे आ गए। समझ रहे कि नहीं, 5,000 पे। क्यों? साइकी फैक्टर उसमें नहीं था, अगर वो साइकी फैक्टर इंक्लूड करता तो वो कभी भी ठीक ना होता। दैट इज़ वाई कैंसर का नाम ही खतरनाक है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू यू, जस्ट प्रे फॉर योर सेल्फ एंड ऑलवेज आस्क दुआ फॉर योर सेल्फ, नथिंग रॉन्ग, द पेशेंट विल टेक इट लाइट। अब ही वॉज अ कैंसर पेशेंट बट नाउ ही रिकवर वेरी सून, विद इन 6 months 4 months। CML patient do not recover within years. That is one of the brigadier sahab told me that is one of the very interesting case for him कि how he recover very quickly। एक तो वो नमाज पढ़ता है, मतलब नमाज नहीं छोड़ता, अल्लाह से मांगता है, ठीक है जी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट द एज ऑफ 64 माशाल्लाह ही इज़ नॉट डायबिटिक, ही इज़ नॉट हाइपरटेंसिव, नथिंग रॉन्ग टू हिम। इसका मतलब ये है कि मतलब ये है कि हिज इम्यूनिटी इज़ वेरी गुड, इम्यूनिटी इज़ वेरी गुड, ही फाइट फॉर दैट वन बट ही नेवर टेक इट ऑन द माइंड। समझ रहे कि नहीं? नाउ ही इज़ वेरी ओके। अभी असल में इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है, मैं बता रहा हूँ उसकी केस की तरफ, इमाटिनिब इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। कौन सा? इमाटिनिब। इमाटिनिब इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। अब ये जो इमाटिनिब है ये मैंने उसको स्टार्ट करवाया है, ठीक है जी, इमाटिनिब। अब ये जो ब्रांड नेम के ऊपर आता है ना, दैट इज़ ग्लेविक। इसका नाम क्या है? ग्लेविक इमाटिनिब, ठीक है जी। ग्लेविक 100 mg, ये 100 mg में आता है। बट ये पाकिस्तान बना नहीं था, ये पाकिस्तान नहीं बना सकता, ये मल्टीनेशनल है, ये बांग्लादेश से, इंडिया से, डिफरेंट कंट्री से आता है, इधर हम नहीं बनाते। ये ग्लेविक बहुत महंगा है, इसकी डेली 400 डोज होता है, मतलब एक गोली 100 mg का है तो उसने 4 गोलियाँ खानी थी। जैसे 4 गोली सुबह ले ली, फिर इस गोली के बाद 4 घंटे में आपने किसी को पैरासीटामोल नहीं देना, पेनाडाल, क्योंकि दिस टैबलेट पैरासीटामोल इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लेविक। अगर आप पेनाडाल 4 घंटे में देंगे तो उस मरीज़ को इस गोलियों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो कम से कम 6 से 8 घंटे उसको हम पैरासीटामोल नहीं देते। फिर ये ड्रग लेने के बाद मरीज़ को सन एक्सपोजर नहीं करनी है, जिस ड्रग कैन काज टॉक्सिक फोटोसेंसिटिविटी। तो हम उसको कहते हैं कि आपने बहुत मजबूरी में भी बाहर जाना हो तो कोई रुमाल वगैरह सर पे रखे ताकि आपकी फेस जो है वो सन एक्सपोजर में ना आए। तो कम से कम 4 से 5 घंटे उसको सन से बचाना होता है, ठीक है जी। तो सुबह जैसे 8 बजे ले ली, फिर दोपहर 1 तक उसने घर पे रहना होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे साया होता है तो ग्लेविक, और ये हाई डोज होता है। क्या होता है? हाई डोज 400 mg। उसने 4 महीने 400 का है, फिर नेक्स्ट 3 महीने के लिए 300, एक गोली कम की है, फिर नेक्स्ट 2 महीने 2 पे, अभी आजकल 1 ले रहे। लेकिन वो कहते हैं जब ये लूँगा तो मैं ठीक, जैसे हम कहते हैं यार वो लेता रहे कोई इशू नहीं है, तो 4 से वो टेपर करके किस पे आ गया है? 1 पे आ गया है। दैट इज़ अ गुड रिस्पांस। लेकिन नाउ डेज माशाल्लाह एच भी उसका 14-15 है और WBC भी 6,000 7,000 8,000। समझ रहे कि नहीं? लेकिन मैं कहने का मतलब यह है, what is the main point I am going to tell, that early and prompt diagnosis in the cancer is very key. If you diagnose the cancer on time and if you deal the patient time, every cancer is treatable. कैंसर में लोग क्यों मरते हैं? They are diagnosed very late. When they diagnose, it metastasizes to other part of the body, so then prognosis is very poor. So early and prompt diagnosis is the key for prognosis in every cancer, ठीक है जी। तो मतलब इमाटिनिब ये ग्लेविक के नाम से, लेकिन इसका मेन मसला ये था, फिर चैलेंज ये था मेरे लिए, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन कि इसके जनाब 4 गोलियाँ खानी है, 28 टैबलेट्स इन अ वीक खाने होते हैं, 7 4 28, और इसकी 28 टैबलेट का जो पलता है, मतलब एक हफ्ते का, वो 2.5 लाख रुपए का आता है। समझ रहे कि नहीं? ऐसा महंगा नहीं कि 40,000 50,000,
2.5 लाख। तो मैंने जब देखा तो 1 मंथ इज 10 लाख, समझ रहे कि नहीं। फिर हमारे पेशावर में HMC के साथ एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें मैंने जाके अपना कागज़ वगैरह दे दिया कि इस तरह मैं डॉक्टर हूँ ये। उसने फिर मुझे यही 2.5 लाख का जो 1 वीक ट्रीटमेंट था उसने मुझे 10,000 का कर दिया, समझ रहे कि नहीं। तो मतलब ये है कि 40,000 पर महीना। तो मतलब वो अभी भी एक गोली कार है तो उसका 10,000 महीने लगते हैं। तो उसने भी दवाई दी और काम भी उसका चल पड़ा। बट दीज टैबलेट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आप किससे पूछे ना ग्लेविक, वो कहते पूछना नहीं है, ये मिलता नहीं है। मतलब इसलिए नहीं मिलती कि ये बहुत, तो इसलिए कहते हैं अल्लाह से दुआ करे कि सेहत है, समझ रहे कि नहीं। कैंसर के लिए लोग घर बेचते हैं, अपने पत्नी क्या क्या बेचते हैं, क्योंकि कैंसर के साथ फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बताना आसान है, जिस पे आ जाए मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। सो दैट इज़ वाई जब भी एग्जाम के अंदर आ जाए CML, अब मैंने रियल केस क्यों बताया, दैट पर्सन इज़ वेरी ओके। उसने कंप्लेंट भी नहीं की थी अपने जैसे वाइफ को या घर वालों को कि मेरा तो वज़न कम हो रहा है, मैं तो कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मुझे तो खाने भूख नहीं लगता। दूसरे बंदे ने नोटिस किया कि यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसकी एनर्जी में फ़र्क आया है, इसकी एपिटाइट में फ़र्क आया है और ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हुआ है। सो दैट इज़ वाई every cancer present with non-specific symptom. कौन से non-specific? Until unless you do not do investigation, you cannot diagnose the cancer. So that is why in your real exam, when the question come in older age plus non-specific symptom and splenomegaly but no lymphadenopathy, the word is no lymphadenopathy, and if the person has diagnosed for Philadelphia chromosome 922 translocation, think about which cancer? CML. That is what you must. The drug of choice for CML, that is imatinib. That is very टीनेटानिब, इमाटानिब, इसमें निब का वर्ड आता है, ठीक है जी। सो यू मस्ट नो। और से सुने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। कभी कभार क्वेश्चन, अ पेशेंट इज अ डायग्नोज केस ऑफ CML, दैट पर्सन स्टार्ट इमाटानिब फॉर द ट्रीटमेंट एंड द पेशेंट इज रिकवरिंग। पेशेंट क्या है, हाउ दैट ड्रग वर्क इन द बॉडी। तो कभी कभार वो ये बताते हैं कि ड्रग कौन सा देंगे, समझ रहे कि नहीं, ड्रग कौन सा देंगे, इमाटानिब। कभी कभार वो कहते हैं इमाटानिब ले रहा है और ट्रीटमेंट ठीक जा रही है, इमाटानिब काम क्या करता है, तो लेके इनहिबिट टायरोसिन काइनेस। ये किसको इनहिबिट करते हैं, टायरोसिन काइनेस। क्योंकि जो CML है उसमें किस एंजाइम का रोल है, टायरोसिन काइनेस, एंड वी वांट टू इनहिबिट दिस एंजाइम टू डिक्रीज द अनरेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ WBC। तो आप लोग लिखे ये जो इमाटानिब है, इमाटानिब इट इज द स्ट्रॉन्गर इनहिबिटर ऑफ व्हाट, आंसर इज टायरोसिन काइनेस। अब याद रहेगा कि नहीं, दैट इज व्हाट यू पीपल एग्जैक्टली मस्ट नो फॉर द एग्जाम पर्पस, ठीक है। एक पॉइंट आप लोगों को मैं ऐड भी करता हूँ, और से सुने, ये चले आगे आने वाले अभी लेक्चर में थोड़ी देर तक आप लोगों को बताऊंगा, यू पीपल विल नो अबाउट इट। लेकिन एक चीज़, एक मरीज़ है वो कैंसरस ट्रीटमेंट ले रहा है, कीमोथेरेपी ले रहे, लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद वो कहता है कि यार वो ठीक है, आपने जो गोली दी है, मतलब हड्डियाँ जो है वो टूट रही है, ब्रेक हो रही है, हड्डियों में दर्द, मतलब बोन पेन इज़ वेरी कॉमन इन केस ऑफ कीमोथेरेपी। क्यों, वजह क्या है, और से सुने, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन कीमोथेरेपी। हमने कैंसर सेल को बढ़ाना है कि कम करना है, कम करना है, तो सेल को टूटना है हमने ताकि सेल बढ़ ना जाए। तो कीमोथेरेपी कैंसर सेल को भी टूटेगी और जो नॉर्मल सेल है उसको भी टूटेगी। इसलिए कीमोथेरेपी के साथ मरीज़ को बाहर से फ्रूट देने हैं, वरना वो अनीमिया में चला जाता है, समझ रहे क्या नहीं, गौर से सुने। हीमोलाइसिस हो सकती है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, RBC जैसे टूटती है या अदर सेल टूटती है कैंसर सेल, तो आप लोग क्या पता है, सेल के अंदर DNA है, DNA के अंदर एक रिंग होते हैं, प्यूरिन रिंग का नाम सुने क्या नहीं, और प्यूरिन रिंग का मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म यूरिक एसिड। तो जो लोग कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो कैंसर के इनिशियल डेज में हाई डोज चाहिए कि लो डोज, ताकि कैंसर लोड को हम कम कर सकें। तो हाई डोज देने से टूट फूट ज़्यादा के कम, ज़्यादा, तो यूरिक एसिड सेल से निकलेगी ज़्यादा, एंड दैट विल डिपोजिट इन द जॉइंट कैन कॉज गाउट। क्या करा दिए, गाउट करा दी। इसलिए जो लोग कीमोथेरापी लेते हैं उनके पहले 2 महीने की ट्रीटमेंट में उसको हम एलोप्यूरिनोल देते हैं। क्या देंगे, एलोप्यूरिनोल, ज़ाइलोरेक के नाम पे जो आती है, किसके नाम पे, ज़ाइलोरेक, ताकि उनको जोड़ों में दर्द ना हो, उनके यूरिक एसिड बढ़े तो वो जॉइंट्स में जाके डिपोजिट ना करें। अगर वो जॉइंट में डिपोजिट करे यूरिक एसिड, इट विल कन्वर्ट इनटू MSU, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, नाम सुने कि नहीं, इट कैन कॉज क्रिस्टलाइन आर्थ्रोपैथी। क्या कराता है, क्रिस्टलाइन। सो दैट इज वाई ऑल द पेशेंट ऑफ टेकिंग कीमोथेरापी मस्ट गिव एलोप्यूरिनोल। क्या देंगे, एलोप्यूरिनोल, टू प्रिवेंट कीमोथेरापी इंड्यूस हाइपर यूरेसेमिया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी।
इसके बाद आते हैं, ऐसा ना, ये क्यों बताया है, प्रैक्टिकली हम डर जाते हैं कि यार कीमोथेरापी में जॉइंट्स पेन आने लग गई तो अब ऐसा करना है मरीज को डोज, नो, यू मस्ट कंटिन्यू द डोज ऑफ दैट कीमोथेरापी, इट इज़ अ नॉर्मल साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरापी। लेकिन 2 महीने के बाद जब ज़्यादा लोड कम हो जाएगा तो फिर टूट फूट इतना नहीं होगी कि वो क्या करा सके, गाउट। सो द फर्स्ट 2 मंथ्स इज क्रिटिकल, लेकिन हमने कीमोथेरापी का डोज कम हो नहीं करना है, बट यू मस्ट एड एलोप्यूरिनोल टू दैट पेशेंट ताकि उसको पेन किलर दे दे 100 mg अगर कम पेन है, 400 mg अगर ज़्यादा पेन होता है, ठीक है जी। इसके बाद देखें क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, कुछ क्लिनिकल कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं? दैट इज CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, CLL। इसका क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता रहा हूँ, गौर से सुने। लेके जनाब क्लू, मेल fatigue, dizziness, fat loss, fatigue, dizziness, and on palpation, spleen was enlarged, क्या है? Spleen was enlarged and painless lymphadenopathy। अब समझ रहे कि नहीं? पेनलेस lymphadenopathy, इसमें एक पॉइंट, एंड पेरिफेरल स्मेयर शोज, पेरिफेरल स्मेयर शोज, ठीक है। इसको मैं फिर अलग से मतलब कलर से लिख रहा हूँ। दिस इज द जेम ऑफ द एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मच सेल। कौन सा? स्मच सेल, यू मस्ट नो अबाउट इट, ठीक है। हमने बोला था ना आर रॉड्स, आर रॉड इज AML, क्या है? AML विच इज APL, M3 स्टेज। अब ऐसा कैंसर जिसमें पेरिफेरल स्मेयर के अंदर कौन से सेल आ जाए? स्मच सेल, यू मस्ट नो अबाउट इट, दैट इज द हॉल मार्क ऑफ CML। ये CLL का हॉल मार्क है, कौन सा? CLL। तो यहाँ पे देखिए, थिंक ऑफ डैश क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है जी, दैट इज CLL। अब देखिए जो CLL है ये माइलॉइड प्रॉब्लम है या लिम्फॉइड है? लिम्फॉइड है। अब देखिए दिस इज लिम्फोसाइट, फॉर एग्जाम्पल इसमें न्यूक्लियस है, दैट इज लिम्फोसाइट। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप उसको याद करें, लिम्फोसाइट। अब देखिए CLL के अंदर, स्मेयर के अंदर हमें लिम्फोसाइट ऐसे नजर आते हैं, क्या नजर आते हैं? ऐसे, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा फोकस करना, लिखना बंद करें, जस्ट गिव मी 5 to 10 सेकंड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। इधर देखें, ओनली सेकंड्स नॉट मिनट्स, देखें दिस इज अ लिम्फोसाइट, ठीक है जी। लिम्फोसाइट लुक अ बिग सेल, क्या है? बिग। और से सुने, ये सारी चीज़ें ना माइंड में रखें, हमने किताबें कभी पढ़ी नहीं है, हमने कितने साल पहले, लेकिन वी मस्ट नो हाउ टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर टाइम। तो यू जस्ट मेक योर इमेजिनेशन कि क्या हो रहा है। अब लिम्फोसाइट ये है, ठीक है जी। ऐसा करें ना, इस लिम्फोसाइट के ऊपर कोई बंदा आए और इसको ए से ख़त्म करे, समझ रहे कि नहीं? तो ये वाला हिस्सा हम इससे रिमूव करें, ए से ख़त्म करें, तो मतलब जो लिम्फोसाइट रहेगा नीचे नीचे वो छोटा रहेगा कि बड़ा? छोटा। ये लिम्फोसाइट ऐसे दिखेगा जैसे किसी ओरिजिनल को ऊपर से किसी ने क्रश किया है, समझ रहे कि नहीं? तो देखिए मिसाल के तौर पे दिस लिम्फोसाइट इज व्हाट? आंसर इज क्रश। और रिमेनिंग लिम्फोसाइट लिटिल है कि बिगर है? लिटिल। एंड वी आर लुकिंग अ लिम्फोसाइट और माइलोसाइट? लिम्फोसाइट। तो ऐसा कैंसर जिसमें ओरिजिनल लिम्फोसाइट का साइज क्या हो जाता है? कम हो जाते हैं ड्यू टू कैंसरस मल्टीप्लिकेशन। क्रश लिटिल लिम्फोसाइट इन द पेरिफेरल स्मेयर इज अ हॉलमार्क ऑफ CLL, क्या है? CLL। अब और से सुने, देखिए जब एग्जाम के अंदर ये वर्ड आ जाए कि पेरिफेरल स्मेयर में क्या है, ये वर्ड लो, क्या है? क्रश लिटिल। तो थिंक अबाउट, जब भी ये वर्ड आ जाए तो देखिए क्रश, इसका पहला वर्ड C, इसका पहला वर्ड L, आंसर विल बी CLL। ये CLL है। क्रश लिटिल लिम्फोसाइट इज ऑलवेज CLL। और इस क्रश लिटिल लिम्फोसाइट को पेरिफेरल स्मेयर में हेमाटोलॉजी के अंदर हम स्मच सेल कहते हैं, दैट इज स्मच सेल फॉर यू, समझ रहे कि नहीं?
तो आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन पूछना था कि स्मच सेल क्या है, इट इज़ नथिंग बट क्रश लिटिल लिम्फोसाइट इन द स्मीयर। समझ रहे कि नहीं? तो जब हम लिम्फोसाइट को देखें और वो ओरिजिनल सेल से क्या हो चुका हो, छोटा, जैसे क्रश द ओरिजिनल सेल, तो क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट इन द स्मीयर इज नोन एज स्मच सेल, और इसका पहला वर्ड नीचे कर दैट इज सीन इन CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक है जी। इसमें मेन पॉइंट लिम्फेडिनोपैथी है। क्या है? लिम्फेडिनोपैथी स्प्लीनोमेगेली विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। बट इसके साथ जब भी मरीज आ जाए तो वी मस्ट नो स्मच सेल। क्या नजर आना चाहिए? स्मच सेल, क्योंकि स्मच सेल इज अ हॉल मार्क ऑफ व्हाट? लिटिल लिम्फोसाइट, क्रश लिटिल लिम्फोसाइट, एंड दैट इज कॉल्ड CLL। क्या है? CLL है। इसमें लेके ना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, IOC, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एनीवन कैन गेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग गलत करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एनीवन कैन गेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन दीज पेशेंट, नॉट बायोप्सी। दैट इज व्हाट यू पीपल मस्ट नो, क्योंकि बायोप्सी के अंदर ये पेशेंट होते हैं 70+, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करा सकते हैं, लेकिन फ्लू साइटोमेट्री क्या करते हैं? फ्लू साइटोमेट्री, दैट इज अनदर टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट होता है। क्या होता है? ब्लड टेस्ट, फ्लू साइटोमेट्री, या आप लोग ऐसे लेके, इसका दूसरा नाम इम्यूनो, ये न्यू वर्ड है, न्यू गाइडलाइन में आई है, रिमेंबर इम्यूनोफिनोटाइपिंग। क्या कहते हैं? इम्यूनोफिनोटाइपिंग, या फ्लू साइटोमेट्री या इम्यूनोफिनोटाइपिंग, दीज आर द पॉइंट्स यू मस्ट नो। ठीक है जी। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि इसके ज़रिए हमें मतलब यह है कैंसरस सेल मिले, कौन से सेल मिले? कैंसरस सेल। ये ब्लड टेस्ट होते हैं, कौन से? ब्लड टेस्ट। कैंसरस सेल मिले, लेकिन उस सेल के अंदर ऊपर हमें नजर आए CD5। कौन सा नजर आए? CD5। व्हाट इज CD? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। CD मीन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ प्रोटीन। ठीक है। CD20 आ जाए, कौन सा आ जाए? CD20 एंड CD23। क्या चीज़ आ जाए? CD23। तो ऐसा स्मेयर, ऐसा टेस्ट जिसमें हम कैंसरस लिम्फोसाइट देखें, बट उसमें जो आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन्स है वो कौन कौन से हो? CD5, CD20 एंड CD23। ऑलवेज दीज आर मैच्योर लिम्फोसाइट्स। ये क्या है? मैच्योर। तो इसको सिटिक कहेंगे कि ब्लास्ट कहेंगे? सो मैच्योर लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होगा, एंड दैट इज अक्यूट और क्रोनिक, दैट इज कॉल्ड CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। सो फ्लू साइटोमेट्री या इम्यूनोफिनोटाइपिंग will show the cancerous lymphocyte which is positive for CD5, CD20 and CD23. These are very important one. और पेरिफेरल स्मेयर के अंदर हमें क्या नजर आएगी? स्मच सेल नजर आएगी। स्मच सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आखिर में लेके व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट में हम तो एक कीमो करेंगे, ठीक है जी, ट्रीटमेंट, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड रूटेक्सीमाब। क्या यूज़ होता है? रूटेक्सीमाब, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। रूटेक्सीमाब, राइट, रूटेक्सीमाब is one of the anti-chemotherapy agent used for the treatment of what? Answer is CLL। किसके बारे में? CLL। लेकिन कभी कभार NRE1 ना थोड़ा सा टफ कर देती है चीज़ को। क्या? पेशेंट विद लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगेली, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम एंड स्मच सेल। क्या है? स्मच सेल। और वो बताएंगे द पेशेंट इज टेकिंग रूटेक्सीमाब। क्या ले रहा है? रूटेक्सीमाब। हाउ दिस वर्क इन द बॉडी, that is what you must know, that is added extra point. एक क्वेश्चन CLL डायग्नोज करना, स्मच सेल एज अ हॉलमार्क ऑफ CLL, दैट व्हाट वी गेट इट। फिर CLL के बाद द बेस्ट ट्रीटमेंट टू स्टार्ट विद रूटेक्सीमाब। बट हाउ दिस रूटेक्सीमाब वर्क? रिमेंबर, ये जो CD हमने लेके है ना 3, हाउ मेनी? 3। CD क्या है? 5, 20, 23। इन तीनों में से सबसे डेंजरस CD20 है, तो लेके इट इज एंटी CD20। समझ रहे कि नहीं? इट इज CD20 इनहिबिटर। ये हमारे पास ये जो रूटेक्सीमाब है, इट एक्ट अगेंस्ट किसके खिलाफ? CD20। समझ रहे कि नहीं? इट एंटी CD20 एक्टिविटी। ठीक है जी। तो ये एग्जाम के अंदर आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। और एक और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है, यूज होता है क्लेड्रीबाइन। कौन सा? क्लेड्रीबाइन, CLADRIBINE, या फ्लूड्रीबाइन, क्लेड्रीबाइन। ठीक है जी। ये यूज होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये आगे फिर बढ़ाऊंगा, इसको याद रखें। रिमेंबर, रूटेक्सीमाब इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। और नीचे लेके अदर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट लाइक फ्लूड्रीबाइन, क्लेड्रीबाइन। ठीक है जी, ये यूज हो सकता है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट रूटेक्सीमाब दे आस्क इन द एग्जाम, हाउ दे एक्ट इन CLL, ऑलवेज एंटी CD20। ठीक है जी।
दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट दी CLL। तो कैंसर खत्म हो गए कि नहीं? जो मेन 4 कैंसर्स थे जिनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एंड आई मेक इट वेरी इजी, समझ रहे कि नहीं? नंबर 1, ऐसा कैंसर जो एज लेस देन 10 ईयर में हो और इसमें ब्लास्ट सेल ज़्यादा हो प्लस उसमें MPO नेगेटिव हो। क्या हो? MPO नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड ALL। ALL में भी BLL और इट में भी TLL। विच ALL एसोसिएट विद सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम? TLL। कौन सा? TLL। और अगर कभी कभार एक्स्ट्रा कोई पूछे जो आप लोग का लेवल ना भी है, बट सुपीरियर वेना केवा के साथ साथ ये डाउन सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएट होता है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। ठीक है जी। जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनमें अगर ALL आ जाए तो मोस्ट लाइकली TLL होता है। कौन सा? TLL होता है। ओके जी। अब ALL कैंसर कैन स्प्रेड इनटू CNS एंड टेस्टिस, गोनेट्स के अंदर ये जा सकती है। विच कैंसर हैज R rods फॉर्मेशन? एनीवन? दैट इज AML, acute myeloblastic leukemia। बट AML के अंदर किस स्टेज में? M3, विच इज कॉल्ड APL। कौन सा? APL। विच ट्रांसलोकेशन अकर इन APL? 15 एंड 17। किधर 922? क्या कर रहे हो? हाँ जी, नहीं मैंने आप लोग को क्या बोला है, आप लोग सोच के बाद इतना तेज फास्ट तो ना जाओ। ठीक है जी, थोड़े ब्रेकर शेकर को भी देखो। दैट इज ऑलवेज 15 एंड 17। कौन सा? 15 एंड 17। दैट इज विटामिन A रिसेप्टर म्यूटेशन, दैट इज इन APL। ठीक है जी। एंड दिस पेशेंट हैज अ रिस्क फॉर विच कंडीशन? DIC। दैट इज द cause of death in this patient, so we must remember DIC and we should go for, क्योंकि DIC later can cause septic shock as well। ठीक है जी। we will discuss those in surgery कि what is shock, what is the relation of DIC, embolism, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विच कैंसर diagnosed at the age of 50 or 60 having non-specific symptom splenomegaly without lymphadenopathy, that is CML। CML, which translocation is there? 922। and which chromosome? Philadelphia chromosome। ठीक है, very important one। और इसके अंदर the enzyme play a role is tyrosine kinase and the drug of choice is imatinib। the drug of choice is imatinib। 400 mg initial loading dose, that is very important one। 400 mg, 4 tablet in a day। avoid paracetamol for 6 to 8 hours when the patient take Glevic imatinib, and those patients should advise do not do sun exposure within 4 to 6 hours after taking this medication। ठीक है जी। और इसके साथ ये डोज ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, पेशेंट को जोर दे सकता है, तो हम पेशेंट को आइब्रेट फोलिक एक टैबलेट ज़रूर देते हैं डेली, ताकि उसका HB लेवल मेंटेन रहे, ताकि वो कम ना करे, तो आइब्रेट फोलिक साथ देते हैं। ठीक है जी। आइब्रेट फोलिक, या आप उसको दे सकते हैं वो ताकत वाली गोली, क्या मुझे तो याद नहीं है, हाँ सर्बेक्सेट, समझ रहे कि नहीं? देख कैसे याद है आप लोगों को, समझ रहे कि नहीं? हमें तो याद नहीं है। सर्बेक्सेट ये देते हैं, समझ रहे कि नहीं? सो दिस टाइप ऑफ टैबलेट शुड बी गिव टू एक्टिवेट द ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, क्योंकि पेशेंट इज ओल्डर और यंगर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में, ताकि उसका HB मेंटेन रहे। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ पेशेंट विद lymphadenopathy, splenomegaly, non-specific symptom with smudge cell, think about CLL, crushed little lymphocyte, the best initial drug to start with rituximab, and rituximab is anti-CD20। So that is what all about the picture of leukemia, and you must know like this, and you must remember the key points. These are the real gem of the exam point। You, agar if you remember this, they will ask like this, they will never ask apart from these points, but on the day exam you should not misconfuse this point। ठीक है जी। ब्रेक करे पर नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। शाबाश।